आज से लगभग 4 दशक पहले एक फिल्म आई थी, कुली। इसमें एक गीत था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। मुझे ये तब याद आया है जब मैंने एक बार फिर से भारत में शिक्षित मुसलमानों की हालत पर गौर किया, जिन्हें जेलों में ठूस कर रखा गया है। दरअसल उनके मन में भी ये गीत गूंजता होगा कि जज साहब आते हैं चले जाते हैं, हम यहीं जेल में पड़े रह जाते हैं। जी हाँ, साल 2020 का मामला है और तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के भीतर 5 चीफ जस्टिस आए चले गए, 6वें वाले बैठे हैं जस्टिस BR गवई। पता नहीं इनके कार्यकाल में भी न्याय या जमानत मिलेगी या फिर ये भी चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर अब तक इन मुस्लिम नौजवानों को न्याय तो छोड़िए, जमानत तक नहीं मिली। और न मिलने के पीछे की जो कहानी है ना, वो लोकतंत्र की अम्मा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख देती है। और लोकतंत्र में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है न्यायपालिका, उसके भीतर की जो सच्चाई दिल्ली दंगों ने दुनिया के सामने रखा है, वो अपने आप में शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है और भयावह भी है। सत्ता के वकील ने जमानत याचिका को लेकर मुस्लिम युवकों के बारे में जो कहा, वो एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है मोदी शाह की जोड़ी के वर्किंग कैरेक्टर को समझने के लिए और भारत में मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए। अच्छा, न्यायपालिका में किसी को कितना परेशान किया जा सकता है और किस किस तरीके से परेशान किया जा सकता है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कैसे जजों का खटाखट ट्रांसफर होता है, लिस्टिंग में कितना झोल होता है। अभी हाल ही में हमने आपको उत्तर प्रदेश की एक भर्ती परीक्षा के बारे में बताया था। बहुत सारे नौजवान 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही लगता है कि कुछ उम्मीद बन रही है, जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारे जज सरेंडर की मुद्रा में बैठे हैं? सारे का मतलब ज्यादातर। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की कथनी करनी में एक अंतर आज फिर से देखेंगे। MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सत्ता के मंत्री को कैसा करारा जवाब दिया है और कैसे कैसे सवाल किए हैं, सवाल क्यों करने पड़े, वो भी देखेंगे। आप बस याचिकाओं की लिस्टिंग की संख्या पर फोकस करिएगा। यकीन नहीं होगा कि ऐसी व्यवस्था को आप न्यायपालिका का नाम दें या फिर कुछ और कहें। एकदम विश्व गुरु टाइप कहानी है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। उधर जजों के बाद वकीलों को डराने धमकाने का एक खेला शुरू हुआ है पिछले दिनों। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। क्या कुछ है मामला, उस पर भी देखेंगे। ईश्वर न करे कभी आपका इन चीज़ों से सामना हो, मगर हकीकत को जान लीजिए, पहचान लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। यदि देश में मीडिया नाम की कोई चीज होती और जो है वो दलाल न होती, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं इस कदर बर्बाद न होती। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, यूट्यूब पर हमारा ये दूसरा चैनल है, यहाँ हम आपके लिए स्पेशल बकैती एक्सप्रेस चला रहे हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, जाके इसे भी खटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्ता कैसे काम करती है, कोर्ट कैसे काम करता है, ये तमाशा हर रोज हम देखते हैं, दिखाते हैं। मगर सवाल ये है कि उमर खालिद सहित उन 12 मुसलमानों को, उन 12 भारतीय नौजवानों को इस बार जमानत मिल जाएगी या सत्ता के इशारे पर न्यायपालिका का पाखंड जारी रहेगा? नजरें फिर दिल्ली हाईकोर्ट पर है, क्योंकि ये केस न्यायपालिका के सरेंडर का क्लासिक केस है और इसी केस की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल है कि एक आदमी को कब तक जेल में रखा जाएगा। और अमित शाह की दिल्ली पुलिस का जवाब है कि देश के खिलाफ काम करने वालों को तब तक जेल में रखा जाना चाहिए जब तक कि उन्हें सजा नहीं हो जाती या वे छूट नहीं जाते। इस सवाल और जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले दम तोड़ जाते हैं। जजों के सिद्धांत पानी मांगते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले ही चीफ जस्टिस दोहरा रहे थे कि जेल अपवाद है और जमानत नियम है। अब आप सोचिए कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब को इस सिद्धांत का पता है कि नहीं। मगर यह सच है कि दिल्ली दंगों के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं हुआ, फेल हो गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब ने दिल्ली दंगों के केस को फुटबॉल बना दिया। यह साल 2020 था जब उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर भड़की दंगों की आग ने 53 लोगों को मार डाला, सैकड़ों लोग घायल हुए और एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हुआ जिसने देश की न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर कालिख पोत दिया। दिल्ली पुलिस ने इन दंगों को एक बड़ी साजिश का नाम दिया। 20 लोगों को आरोपी बनाया गया और इनमें 18 मुसलमान हैं। इनमें से 12 लोग 4.5 साल से ज्यादा वक्त से जेल की सलाखों
के पीछे हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा, खालिद सैफी अब सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि सवाल बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्या भारत का लोकतंत्र अपनी ही जनता को सजा देने की राह पर चल पड़ा है? अगर ये सच है तो कहाँ गया संविधान का वो वादा जो हर नागरिक को आज़ादी और न्याय की गारंटी देता है? कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आम आदमी को जमानत की गारंटी देते हैं? कहाँ गया न्यायपालिका का ज़मीर? आखिर एक जज को ये क्यों पूछना पड़ रहा है कि बिना ट्रायल के ये 12 लोग कब तक जेल की सलाखों में कैद रहेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय अमित शाह को छोड़कर। मगर इस सवाल का जवाब आपको भी देना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस संविधान और कानून से नहीं गृह मंत्री के इशारे पर चलती है। उनकी सत्ता जो चाहती है पुलिस वही करती है। बावजूद इसके 9 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की 2 अलग अलग बेंच ने 8 आरोपियों उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, सिफाउर रहमान, अतहर खान, खालिद सैफी और तस्लीम अहमद की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मगर यह सुनवाई कोई नई बात नहीं है। 2.5 साल से याचिकाओं का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा है। सुनवाई होती है, बहस होती है, जमानत नहीं मिलती। स्क्रॉल की रिपोर्ट है कि 8 आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में 45 से 72 बार लिस्ट हो चुकी हैं। 45 से 72 बार, मगर फैसला नहीं आया, क्योंकि फैसले से पहले जज बदल जाते हैं, बेंच टूटती रही और हर बार सुनवाई फिर से शुरू हो गई। इसे कहते हैं प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना देना, यानी प्रक्रिया को ही सजा बना देना। और इसी प्रोसेस में न्यायपालिका एक्सपोज होती है। जजों का सरेंडर जनता के सामने आता है, क्योंकि ये देरी कोई साधारण लापरवाही नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। और ज्ञानेश कुमार केंचुआ वाले इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये ऐसा खेल है जो संविधान की आत्मा को ठेंगा दिखाता है। क्या ये संयोग है कि दिल्ली दंगों के मामलों में जब भी फैसला सुनाने की बात आती है किसी न किसी जज का ट्रांसफर हो जाता है? क्या ये न्याय की प्रक्रिया है या न्याय को टालने की साजिश? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में क्लियर कर दिया था कि जमानत याचिकाओं पर 2 हफ्तों में फैसला होना चाहिए, लेकिन दिल्ली दंगों के मामलों में इस नियम की हवा निकल गई। 4.5 साल से ज्यादा हो गए, न तो ट्रायल शुरू हुआ न ही आरोप तय हुए। फिर भी उमर खालिद जैसे लोग जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने 6 जुलाई को ही एक लेक्चर में लेक्चरियाया था, अपनी छाती पीटी, कहा कि उन्होंने प्रवीर पुरकायस्थ, मनीष सिसोदिया और के कविता बनाम ED के मामले में जमानत दी और जमानत नियम है, जेल अपवाद का सिद्धांत लागू किया। तो क्या अब दिल्ली दंगों के आरोपियों के मामलों में भी ये सिद्धांत लागू होगा, या पहले की तरह ही जमानत पर सुनवाई के बाद जज का ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर नया जज आएगा, नए सिरे से सुनवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई का यही बड़ा इम्तिहान है। सवाल यह भी है कि दिल्ली दंगों के इन आरोपियों को क्या इसलिए जेल में रखा गया कि उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया? क्या यह सजा नहीं बल्कि संदेश है कि जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसे चुप करा दिया जाएगा, और अगर वो मुसलमान है तब तो जमानत भी नहीं मिलेगी? दिल्ली पुलिस की दलीलें इस सवाल पर मुहर लगाती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम देश को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश कर रहे थे, ये सभी मिलकर काम कर रहे थे। साजिश व्हाट्सएप के जरिए हो रही थी और तुषार मेहता ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला करार दिया। उनकी दलील थी कि जो भी इस देश के खिलाफ काम करता है उसे दोष मुक्त होने या दोषी साबित होने तक जेल में रहना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में होना या भाषण देना देशद्रोह का सबूत है? क्या बिना ट्रायल के किसी को इतने साल जेल में रखना संविधान का अपमान नहीं है? तुषार मेहता की चिंता क्या होनी चाहिए एक वकील के रूप में? सत्ता का एजेंडा या संविधान की परवाह? क्या उन्होंने जो संविधान पढ़ा है, जो संविधान पढ़ के वकील बने हैं, उसी को भुला दिया है? दिल्ली पुलिस का दावा है कि 2020 के दंगे नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे और आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उसे भड़काया। मकसद मोदी सरकार को बदनाम करना था। लेकिन स्क्रॉल की एक रिपोर्ट है कि दिल्ली की अदालतों ने दंगों से जुड़े कम से कम 60 मामलों को खारिज कर दिया। पुलिस की जांच को पक्षपाती और झूठे सबूतों वाला बताया। यहां पर 2-3 चीजें और याद दिला दूं आपको। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में बताया था किस तरीके से दिल्ली की एक अदालत ने असली आरोपियों को पकड़ा। हुआ यह था कि किसी व्यक्ति पर हमला करने को लेकर कुछ मुसलमानों को फंसा दिया गया। बाद में पता चला कि वो मुस्लिम तो बचाने वाले थे, पीटने वाले कोई और थे। वो सारे के सारे ज्यादातर हिंदू थे। यानी जो पीटने वाले थे वो बच गए और जो बचाने गए थे उन्हें फंसा दिया गया, जेल भेज दिया गया था। बाद में एक वीडियो सामने आई जिससे मामला सामने आया। इसी तरह से दिल्ली की कुछ अदालतों ने कहा कि
पुलिस ने लोगों को यानी मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया है, किसी को भी उठाकर बंद कर दिया, सबूत नहीं है। तो फिर इन 12 लोगों को जेल में क्यों रखा जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग मुस्लिम होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे? क्या ये सजा असहमति को कुचलने का एक और तरीका है? पत्रकार सौरभ दास ने लिखा कि उमर खालिद और अन्य को जमानत मिलने में देरी किसी साजिश से कम नहीं है, और ये सिर्फ देरी नहीं बल्कि न्यायपालिका के दामन पर काला दाग है। 5 साल की जेल एक व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यूएपीए जैसे मामलों में लंबी कैद तुरंत सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। फिर भी इन आरोपियों को बार बार जमानत से वंचित किया गया, और ये न्यायपालिका का फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को आड़े हाथों लेते हुए सौरभ दास ने लिखा कि चंद्रचूड़ असहमति को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व कहते थे, लेकिन जब मौका आया वे चुप रहे। मिलॉर्ड ने उमर खालिद के मामले को एक सीनियर और ईमानदार जज से हटाकर एक ऐसे जज को सौंप दिया जिन्हें सौरभ खुद स्वतंत्रता विरोधी मानते हैं। उनका सवाल है कि क्या यह कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला था या न्याय की आत्मा के साथ विश्वासघात था? सौरभ ने कहा कि चीफ जस्टिस मनमोहन जमानत याचिकाओं को पासिंग द पार्सल की तरह एक बेंच से दूसरी बेंच तक खसकाते रहे, सरकाते रहे। याचिकाएं 7 से 9 महीनों तक लटकती रही, सुनवाई टलती रही, और हर बार वकीलों को वही दलीलें दोहरानी पड़ी। क्या ये लापरवाही थी या सत्ता के साथ मिली भगत, या सत्ता के इशारे पर खेल चल रहा था और चल रहा है? मगर इस पासिंग द पार्सल के खेल ने न्यायपालिका की संस्थागत सड़ांध को उजागर कर दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस की निष्क्रियता उनके करियर पर अस्थायी दाग है, वो किसी सर्फ या साबुन से नहीं छूटेगा। स्क्रॉल ने लिखा कि 7 में से 8 आरोपियों की जमानत याचिकाएं 25 नवंबर 2024 को जस्टिस नवीन चावला और सालिंदर कौर की बेंच के सामने रखी गई, जबकि मीरान हैदर ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा, मगर कोई डेडलाइन नहीं दी, और अब जस्टिस नवीन चावला और सालिंदर कौर की बेंच से उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्या उमर खालिद और अन्य लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को त्वरित न्याय का हक देता है, और दिल्ली पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। स्क्रॉल में विनीत भल्ला की रिपोर्ट है कि 29 अगस्त 2024 को जस्टिस एस के कैट और गिरीश कटपालिया की बेंच ने 8 मुस्लिम आरोपियों की जमानत याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित की थी, लेकिन 21 सितंबर को जस्टिस कैट का ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर हो गया। नतीजा, जमानत याचिकाओं की सुनवाई नए सिरे से शुरू करनी पड़ी, और ये 2.5 सालों में तीसरी बार था जब जज का ट्रांसफर हो गया। उधर मीरान हैदर की याचिका 72 बार और शरजील इमाम की याचिका 64 बार लिस्ट हुई। अलग अलग बेंचों द्वारा सुनवाई के बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि सुनवाई करने वाले चीफ जस्टिस का तबादला हो गया। शरजील इमाम की जमानत याचिका अप्रैल 2022 से लंबित है। ये याचिका जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की बेंच के सामने 44 बार लिस्ट हुई। कई बार स्थगन और प्रोसेस में देरी के बाद जस्टिस मृदुल का मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर ट्रांसफर हो गया। जस्टिस कैट की बेंच में फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। खालिद सैफी की याचिका 44 बार और गुलफिसा फातिमा की याचिका 51 बार लिस्ट हुई। दोनों मामलों में फैसला 2 बार सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन जस्टिस मृदुल के तबादले के कारण कोई रिजल्ट नहीं निकला। जस्टिस कैट की बेंच में दोबारा सुनवाई शुरू हुई, मगर 10 से ज्यादा बार लिस्ट होने के बावजूद कोई फैसला नहीं हुआ। जुलाई 2024 में 6 आरोपियों की याचिकाएं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित वर्मा की बेंच के सामने लिस्ट हुई, लेकिन जस्टिस शर्मा के मामले की सुनवाई से हटने के कारण और देरी हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम की जमानत याचिका की सुनवाई में तेजी लाने को कहा। तब शरजील इमाम की ओर से सुनवाई के लिए याचिका दायर हुई। सौरभ दास ने कहा कि यह सिर्फ उमर खालिद या शरजील इमाम की कहानी नहीं, यह भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की कहानी है। क्योंकि 99% मामलों में कोई जज कितना भी अच्छा हो, लेकिन 1% मामलों में जब देश की नजरें उस पर टिकी होती हैं, जब संविधान की रक्षा की जरूरत होती है, तब जज की असली परीक्षा होती है। अगर वो जज उस वक्त झुक जाता है तो वो जज नहीं है, बल्कि तानाशाह का सहयोगी बन जाता है। सौरभ दास के इन सवालों पर सोचिए कि कथित सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इन 11 सालों में कितने जजों ने तानाशाह के सहयोगी की भूमिका निभाई है। क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का दावा है कि पिछले 11 साल में मोदी सत्ता ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया है। अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से ज्यादा फंड और समर्थन मिल रहा है, मगर यह दावा किताबी है। रिजिजू का ख्याल पुलावी है, कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं।
मोदी सत्ता के मंत्री। ओवैसी ने एक्स पर ही रिजिजू के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी। एमआईएम सांसद ने कहा कि आप भारत गणराज्य के मंत्री हैं, कोई राजा नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार कोई खैरात नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या हर दिन पाकिस्तानी बांग्लादेशी जिहादी कहलाना कोई विशेषाधिकार है? क्या मस्जिदों और मजारों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा जाना सुरक्षा है? क्या प्रधानमंत्री के भड़काऊ भाषणों का निशाना होना सम्मान है? क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है? मगर ये वही रिजिजू हैं जो वक्फ संशोधन एक्ट को ऐतिहासिक सुधार करार देते हैं, जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट करना बताते हैं। मगर ओवैसी ने कहा कि यह सब दिखावा है। असल में यह कानून वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनकर मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की साजिश है। अगर मोदी सत्ता वाकई मुसलमानों के हित में काम कर रही है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को बहुमत देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई मुस्लिम हिंदू एडोमेंट बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं? लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को बहुमत देने की कोशिश हो रही। ओवैसी ने कहा कि इस देश में मुस्लिम अब दूसरे दर्जे के नागरिक ही नहीं बल्कि बंधक बन गए। रिजिजू का दावा है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का बजट कम नहीं हुआ, बल्कि फंडिंग का तरीका बदला है। फर्जी नामों के जरिए स्कॉलरशिप में धांधली हो रही थी, जिसे रोकने की कोशिश हो रही है। इस पर ओवैसी ने कहा कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा रोक दिया, पोस्ट मैट्रिक पर लिमिट लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे मुस्लिम छात्रों को फायदा हो रहा था। और अब मुस्लिम ही एकमात्र समुदाय है जिनकी संख्या हायर एजुकेशन में कम हुई है। मुसलमानों में मजदूरी बढ़ी है और मोदी सत्ता की आर्थिक नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ है। ओवैसी ने कहा कि यह डेटा मोदी सत्ता का ही है कि 21वीं सदी में मुसलमान ही है जो अपने बाप दादा के मुकाबले ज्यादा बदतर हालत में जी रहा है। विकास की चाल उल्टी पड़ गई है। मुस्लिम इलाके बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, बावजूद इसके मुसलमान वही मांग रहे हैं जो संवैधानिक वादा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मगर दिल्ली दंगों का सच है कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ गंवाना पड़ा। तो क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि सरकार मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलना चाहती है? इधर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा सीनियर वकीलों को समन भेजने के मामले का संज्ञान लिया है। ये समन इसलिए भेजे गए थे क्योंकि इन वकीलों ने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी थी और ईडी के समन वकीलों की आजादी और न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील का क्लाइंट चाहे कितना भी अलोकप्रिय हो, उन्हें बिना डर के अपनी ड्यूटी निभाने का हक है। मगर सवाल यह है कि ईडी ने वकीलों को समन करने का फैसला किसकी सह पर किया, किसके आदेश पर किया? क्या यह असहमति को कुचलने की रणनीति का हिस्सा है? कौन वकीलों को डराकर रखना चाहता है? और वकील ही डर गए तो लोकतंत्र का क्या होगा? क्योंकि दिल्ली दंगों का केस इस बात का गवाह है कि इस देश के जजों को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। ये डर इतना ज्यादा है जो भारत के संविधान और लोकतंत्र को बार बार झिझोड़ता है। उमर खालिद और 12 अन्य के मामले में जजों का ट्रांसफर, सुनवाई में टाल मटोल और जजों का सुनवाई से अलग होना, क्या ये सब संयोग है या फिर एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जो सत्ता के इशारों पर चल रही है? क्या ये वही भारत है जिसका सपना गांधी, नेहरू और अंबेडकर ने देखा था? क्या ये वही देश है जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है? समय मिले तो सोचिएगा जरूर। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।